हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पोर्शंस कवर कर लिए, राइट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट को समझा था यूजिंग एन एग्जाम्पल। याद है आप लोगों को वो कार वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कि ए ने बी को कार ऑफर करी थी कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया था उसके बदले, और जैसे ही ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है। अच्छा, लेकिन ये प्रॉमिसेस जो है वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन की तरह एक्ट करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, एक अग्रीमेंट बनता है। एंड अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, राइट। अच्छा, डेफिनेशंस में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले ऑफर की डेफिनेशन लिख ली थी, राइट। ऑफर का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, क्या, उसकी विलिंगनेस किस चीज़ की, कोई भी एक्ट को करने की या नहीं करने की, राइट। तो याद है हमने पढ़ा था एक्ट या एब्स्टिनेंस, है ना, दोनों ही चीज़ों का ऑफर अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑफर कहलाएगा, प्रपोजल कहलाएगा। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, प्रपोजल होता है। अच्छा, जो पर्सन ऑफर देता है उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑफरर बुलाते हैं। एंड जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम ऑफरी बोलेंगे। फाइन, परफेक्ट। दूसरा डेफिनेशन हमने क्या देखा था उस दिन, एक्सेप्टेंस देखा था। एक्सेप्टेंस मतलब अगर सामने वाले पर्सन ने, जिसको आपने ऑफर दिया है, अगर उसको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड है तो वो क्या देता है, अपना असेंट देता है। फाइन, तो वो जो असेंट उसने प्रोवाइड किया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बोलेंगे, करेक्ट। अब ये आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो हम लोगों ने प्रॉमिस की भी डेफिनेशन लिख ली थी, आपको याद है। प्रॉमिस में हमने क्या लिखा था कि अगर किसी का ऑफर एक्सेप्टेड हो जाता है तो हम उसको क्या बुलाएंगे, प्रॉमिस बुलाएंगे। यानी कि अब ए ने बी को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं आपको अपनी कार डिलीवर करूंगा, और बी ने ए को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं आपको इसके बदले जो भी पेमेंट बनता है वो दे दूंगा। फाइन, यहाँ तक हम लोगों ने डेफिनेशंस इसकी लिख ली हैं, करेक्ट, ओके। अब हम लोग इसके आगे की फर्दर डेफिनेशंस लिखेंगे। अच्छा, याद करो प्रॉमिस के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कंसिडरेशन ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा, करेक्ट। चलो, तो फिर अभी हमें कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, इसमें हमें अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। देखो, कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में हमें पढ़नी है, इसीलिए हम लोग इसको फर्दर लिखते हैं, अभी यहाँ नहीं लिखते हैं। पहले हम कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप लोग हेडिंग पुट करें प्लीज, हेडिंग पुट करो अग्रीमेंट की, और हम अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। अच्छा, व्हाट इज एन अग्रीमेंट, सबसे पहले ये लिखते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड every set of promises, every promise and every set of promises forming consideration for each other, forming consideration for each other is called an अग्रीमेंट। डिफाइन इसको कहाँ पे किया गया है अग्रीमेंट को, सेक्शन नंबर मैं लिख देती हूँ, सेक्शन नंबर इसका रहेगा 2E। फाइन, अब एक बार इसको समझो, मीनिंग समझो इसका, फिर आप लोग लिख लेना इसे।
देखो एवरी प्रॉमिस, हम लोगों ने पीछे देखा था ना कि क्या हुआ था, जब एक्सेप्टेंस होकर के ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। अच्छा, प्रॉमिस क्या सिर्फ एक ही पर्सन ने दूसरे को प्रॉमिस किया है क्या? क्या लास्ट वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसा हुआ था क्या कि सिर्फ ए बी को प्रॉमिस कर रहा है गाड़ी देने के लिए? हाँ, बी के पार्ट से कोई प्रॉमिस नहीं था क्या? था ना। तो बी ने क्या प्रॉमिस किया था ए को कि मैं आपको बदले में क्या पे करूंगा, कंसिडरेशन पे करूंगा। और ए ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कार डिलीवर कर दूंगा। करेक्ट। तो इट मीन्स कि ये इसका प्रॉमिस है, ये इसका प्रॉमिस है, दोनों सेट ऑफ प्रोमिसेस बन गया ना। फाइन। डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है, एवरी प्रॉमिस, यानी इंडिविजुअली भी कोई प्रॉमिस हो सकता है या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकता है, यानी मल्टीपल एक्ट्स भी हो सकते हैं। सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोमिसेस भी हम लोग कर सकते हैं एक ही अग्रीमेंट के अंदर। ओके। अच्छा, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। देखो कंसिडरेशन का मतलब मैं यहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश में बता दूं, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है कंसिडरेशन का? समथिंग इन रिटर्न, मतलब कोई भी बदले में तुम्हें कुछ भी कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन कहलाएगा। देखो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं लगाएंगे, कंसिडरेशन के दोनों मीनिंग्स निकलते हैं। ये मैं आपको बेसिक्स के इसी में ही बता देती हूँ। कंसिडरेशन का मतलब मनी तो होता ही होता है कि आप कोई भी चीज़ किसी से खरीद रहे हो या आपके लिए कोई कुछ भी काम कर रहा है तो वो बदले में आपको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो पैसे तो कंसिडरेशन है ही है, लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, एक्ट जो भी कोई पर्सन कर रहा है या फिर परफॉर्मेंस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कर रहा है ना, वो भी कंसिडरेशन है। अब जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे बी ने कंसिडरेशन दिया है, यानी बी ने क्या दिया है, पैसा दिया। तो क्या सिर्फ बी का कंसिडरेशन है यहाँ पे? क्या ए ने बी के लिए कुछ नहीं किया? देखो अगर इसने कुछ नहीं किया होता ना तो बी ऐसे ही फोकट में तो पैसे देता नहीं इसको। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ए ने अपनी कार डिलीवर करी है, यानी ए ने भी तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस किया है ना। फाइन। तो ए ने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस किया है, ए का भी वो कंसिडरेशन माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये वाला जो है कार डिलीवर करना, ये ए के तरफ का कंसिडरेशन है और ये वाला बी के तरफ का कंसिडरेशन होगा। ओके। इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या बोला कि एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म करते हैं, कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। करेक्ट। अब समझ आ गया आपको? अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू अग्रीमेंट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर? बताओ सही है क्या ये स्टेटमेंट? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट। प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। फाइन। सो आई होप आप लोगों को ये अग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अग्रीमेंट के अंदर लीगल एनफोर्सिएबिलिटी ऐड होगी तो फिर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें। फाइन, नोटेड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। लीगल एनफोर्सिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, एन अग्रीमेंट
which gives rise, an agreement which gives rise to a legal obligation, टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। और लीगल ऑब्लिगेशन किसी एक ही पार्टी के पार्ट पे क्रिएट होगा या दोनों के पार्ट पे है? दोनों के पार्ट पे है। गिव्स राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। is known as legal enforceability। करेक्ट। मतलब देखो इसका मतलब क्या निकलता है, फिर लिख लेना आप लोग, नोटिंग कर लेना। देखो एन अग्रीमेंट यानी कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसमें क्या होगा, लीगल ऑब्लिगेशन होगा। अच्छा लीगल ऑब्लिगेशन कैसे, याद करो मैंने उस दिन भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि दोनों पार्टीज के पार्ट पे क्या क्रिएट होता है, राइट भी क्रिएट होता है और ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होती हैं, राइट। तो दोनों पार्टीज के पार्ट पे क्या हो रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है एक अग्रीमेंट के अंदर। तो उस अग्रीमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी बुलाएंगे। फाइन। अच्छा एक चीज़ और, इस लीगल एनफोर्सिएबिलिटी के याद करो हम लोगों ने दो मीनिंग्स निकाले थे उस दिन। मैंने आपको बताया था इजी लैंग्वेज में कि इनकी क्या मीनिंग निकलती है। एक तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि आपका राइट टू स्यू अराइज होता है ना, यानी कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किए गए प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया गया तो पार्टीज क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या क्रिएट करता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। याद है मैंने एक टेबल बनवाई थी आप लोगों को, जो मैंने बताया था कि ए का भी राइट क्रिएट होता है और बी का भी राइट है। ए का राइट क्या है, पैसे लेना, बी का राइट क्या है, गाड़ी लेना, राइट। ऑब्लिगेशन, ए का ऑब्लिगेशन क्या है, पेमेंट कार डिलीवर करना, और बी का ऑब्लिगेशन क्या है, पेमेंट देना, है ना। तो दोनों पार्टीज के पार्ट पे क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है ना। इसको नोट डाउन कर लो, ये मीनिंग होता है आपका लीगल एनफोर्सिएबिलिटी का। राइट जब तक आप लोग इसको नोट कर रहे हैं तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और लिख लेती हूँ, सो दैट हमारी सारी डेफिनेशंस फिर कंप्लीट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। फाइन डन। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या बोल रही है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सिंपल है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो क्या है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, यानी जिसको फोर्स में कौन लाता है, लॉ लाता है। यानी इसको अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो हम किसके थ्रू परफॉर्म कराएंगे, कानून के थ्रू परफॉर्म कराएंगे इसको। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अब आप लोग मुझे एक चीज़ ये बताओ कि क्या आप इसमें डिफरेंस समझते हो कि अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो एक बेसिक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। अभी सपोज करो एक फादर है, वो फादर अपने सन को प्रॉमिस करता है, ठीक है। किस चीज़ का प्रॉमिस करता है कि बेटा मैं हर महीने आपको 500 रुपीज़ का पॉकेट मनी पे करूँगा, ठीक है। क्या पे करूँगा? हर महीने आपको 500 रुपीज़ का पॉकेट मनी पे करूँगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे पापा ने जो सन को प्रॉमिस किया है, ये प्रॉमिस आपका क्या है? ये एक सिंपल अग्रीमेंट है, दैट्स इट। ओके, अच्छा कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना, बेटा आप इस बार है ना फर्स्ट आके दिखाना क्लास में, तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा, मैं फ़ोन ला के दूँगा आपको, टैबलेट ला के दूँगा, या इस टाइप से। अब वहाँ पे वो क्या है? वो एक बेसिक अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि पापा ने आपको प्रॉमिस किया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करने का, और बदले में आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या रहेगा कि हम फर्स्ट आके दिखाएंगे इस बार। यही होता था ना जब छोटे थे हम। तो ऐसे में ये क्या बना? ये अग्रीमेंट बना है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? सोचो, कॉन्ट्रैक्ट में अभी पापा ने यहाँ पे 500 रुपये आपको प्रॉमिस किए हैं, और किसी महीने अगर पापा ने 500 रुपये नहीं दिए, तो क्या बेटा पापा को स्यू कर लेगा कि पापा आपने मुझे प्रॉमिस किया था और आपने है ना मुझे इस महीने पॉकेट मनी पे नहीं की है, चलो अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे? ऐसे बोलेंगे क्या हम उनको? नहीं ना। क्यों नहीं बोलेंगे हम ऐसा? कोई बात नहीं पापा, अगले महीने मुझे दोनों महीने का पेमेंट कर देंगे। क्या हो गया इसमें? ये क्या है? ये प्रॉमिसेस हैं, ऑल्दो यहाँ पे कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। हम पापा को स्यू थोड़ी करेंगे इतनी सी बात पे। समझ रहे हो बात को आप? यहाँ पे स्यू नहीं हो सकता। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने एनफोर्सिएबल बाय लॉ, डेफिनेशन में हमने ये वर्ड पढ़ा था ना, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, EBL लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट में। क्या यहाँ पे EBL वाली चीज़ प्रेजेंट है क्या? नहीं है, इसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम्पल कोट करो और इसके नीचे एक नोट डाल करके लिखो कि सोशल अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं। नोट, सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट EBL, यानी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सोशल अग्रीमेंट्स आपके एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते ही नहीं है। तो फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे क्या? देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है इस टाइप के प्रोमिसेस के अंदर। अंडरस्टैंड? इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो रहा है। फाइन, इसको नोट डाउन करो फटाफट। ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये समझने में हेल्प कर रहा है कि देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे बेसिक प्रोमिसेस होते हैं, वो प्रोमिसेस ब्रेक भी हो जाते हैं। सो के हम स्यू नहीं करते इन चीज़ों के अंदर। ये सिर्फ क्या बन के रह गया? अग्रीमेंट बन के रह गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। लिखो इसको, उसके बाद हम लोग डिफरेंस करेंगे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, डन। चलिए अब वापस से एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, सो दैट हम भूलें नहीं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स डिराइव हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? ऑफर देखा, ठीक है। फिर आपका ऑफर किसमें, ऑफर के बदले क्या आएगा हमारे पास? एक्सेप्टेंस आएगी। फाइन, अच्छा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? प्रॉमिस, करेक्ट। ओके, अच्छा, प्रॉमिस के अंदर हमने क्या ऐड किया? प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे हम?
कंसिडरेशन ऐड करेंगे, ठीक है, कंसिडरेशन ऐड कर दिया। कंसिडरेशन ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अग्रीमेंट, वेरी गुड। इसके बाद हम पहुंच गए कहाँ तक, अग्रीमेंट तक, ओके। अब अग्रीमेंट के अंदर हमें और क्या ऐड करना है, अग्रीमेंट में अब हम ऐड करेंगे लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, या मैं EBL लिख रही हूँ, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अच्छा, ये यहाँ से एनफोर्सिएबिलिटी आ गया, और अब इसके अंदर एग्रीमेंट में EBL ऐड होते से ही क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो देखो हमने ये पूरा चेन अभी तक पढ़ा है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया है, एक बार आप लोग देख के लिख लें ज़रूर इसको। सेक्शन नंबर्स रिकॉल करूँ अगर मैं, तो ऑफर का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 2A। एक्सेप्टेंस का सेक्शन कौन सा था, 2B, करेक्ट। अग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा था, याद करो, 2E। एंड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है, 2H। करेक्ट, ये वाला पूरा हमने पोर्शन स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफरेंसेस लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। लिखिए, हेडिंग लिखिए, एक तरफ लिखेंगे एग्रीमेंट और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और कोई भी डिफरेंसेस हम कभी भी लिखते हैं तो हमेशा उसके आगे हमें बेसिस का कॉलम ज़रूर बनाना है। ये चीज़ आपको आपके टीचर्स ने 12th स्टैंडर्ड में भी बताई होगी। कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन हम लिखेंगे तो हम 3 कॉलम्स बना करके उसको लिखेंगे, हमेशा 2 कॉलम आपके वो डिफरेंसेस के हो गए और एक आपका बेसिस का ज़रूर बनता ही बनता है ना, डोंट फॉरगेट दैट। फाइन, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले इसमें लिखो, सेक्शन नंबर आपका हमेशा डिफरेंस के अंदर कोट हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपको वो बहुत अच्छे से याद है तो। सेक्शन 2E किसका था, अग्रीमेंट का था, और सेक्शन 2H जो है वो किसका था, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का था। आप हमेशा सेक्शन नंबर्स ज़रूर कोट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना गलत सेक्शंस हमें कोट नहीं करने, अगर अच्छे से ध्यान है तो ही हम सेक्शन नंबर्स लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट मीनिंग लिखेंगे फिर इसमें, इन सेक्शंस के हिसाब से इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग या डेफिनेशन हम ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं तो वो सेम रहेगी, मैं दोबारा इसको नहीं लिखवा रही हूँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें स्कोप लिखते हैं। स्कोप कौन सा दोनों में से ज़्यादा स्कोप रखता है, ये बताओ, अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है या कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप वाइडर है। देखो स्कोप है ना आपके अग्रीमेंट का वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो नैरो होता है। क्यों नैरो होता है, क्योंकि अग्रीमेंट तो सारे टाइप के जो प्रोमिसेस होते हैं जिनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो सारे आपके लिए क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अग्रीमेंट बन जाएंगे। सारे ऐसे प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन है दे आर ऑल अग्रीमेंट। लेकिन हमने क्या कहा, वो वाले अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं वो अग्रीमेंट हमारे लिए क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे, करेक्ट। इसका मतलब हमने इसमें से सोशल वाले एग्रीमेंट हटा दिए थे ना, याद करो अभी वो पापा और बेटे वाला एग्जाम्पल लिया था, सोशल एग्रीमेंट्स हटा दिए ना हमने उसमें से, इसीलिए ये क्या है, वाइडर है और वो क्या है, नैरोअर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये सोशल वाला भी लिखवा देती हूँ। आप यहाँ पे बेसिस में लिखो लीगल ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमेशा लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगा ही करेगा, क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस।
एक और बेसिस लिखो इसके आगे, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यहाँ अग्रीमेंट वाले टर्म में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? आपके जो भी लीगल हैं प्लस जो सोशल अग्रीमेंट्स हैं, दोनों हैं। इंक्लूड्स लीगल एंड सोशल agreements, includes legal and social agreements both, correct? and यहाँ पे क्या included होता है? includes only agreements enforceable by law। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं EBL, दैट इज व्हाट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सिर्फ वो ही अग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों आ जाते हैं, लीगल भी आता है और सोशल भी आता है। नेक्स्ट बेसिस हम लिखेंगे इसमें, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन यहां लिखेंगे हम बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। फाइन। अब ये एक बार आप लिख लो, मैं इस स्टेटमेंट को समझाती हूँ। इस स्टेटमेंट के ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार। लिखो इनको, फटाफट कंप्लीट करो। कितने बेसिस कर लिए तो हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिफरेंसेस हम लोगों ने लिख लिए हैं अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या मीनिंग है। ओके, अब रिलेशन को समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला। बाकी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन करो। इसी लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट but not every agreement is a contract। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे और इस स्टेटमेंट के आगे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू अग्री, एक्सप्लेन। ठीक है, या तो इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, सिर्फ इसके आगे कमेंट लिख के दे देंगे। समझ रहे हो? मैं आपको दो ऑप्शंस बता रही हूँ कि कैसे कैसे आ सकता है। ये पूरा लाइन आपका इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया जाएगा, फिर उसके आगे क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू अग्री, एक्सप्लेन, या फिर सिर्फ कमेंट लिख के छोड़ देंगे, या फिर वो तुम्हें लिखेंगे एक्सप्लेन हाउ। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन से। अब ये समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। पहले तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं। याद करो अग्रीमेंट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? ऑल अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ, उनको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बुलाते हैं। मतलब अल्टीमेटली आप समझ रहे हो कि अग्रीमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। कोई भी प्रोमिसेस है, कोई भी ऐसा एक्ट है जिसके बदले तुम्हें पैसा मिल रहा है, कोई भी काम कोई पर्सन एक दूसरे के लिए कर रहा है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज एन अग्रीमेंट। आज तुम अगर दुकान पे जाकर के भैया से कुछ खरीद के ला रहे हो तो वहां पे भी क्या हो रहा है? अग्रीमेंट एंटर हो रहा है।
अंडरस्टैंड, वो किसी भी तरीके से लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें उसके अंदर। अच्छा, फिर हम क्या बोल रहे हैं, बट नॉट एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सारे अग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। इजंट दैट ट्रू? सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट टर्म के अंदर तुम्हारे पास सोशल एग्रीमेंट्स भी हैं, करेक्ट, एंड लीगल एग्रीमेंट्स भी है। बस फर्क क्या है कि आपका जो लीगल एग्रीमेंट वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। मतलब समझ रहे हो अब आप कि वाइडर टर्म ज्यादा कौन सी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट इज अ मोर वाइडर टर्म, वेयर एज ये जो अग्रीमेंट है, सॉरी, अग्रीमेंट इज अ मोर वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ऐसे वाले अग्रीमेंट्स जो लीगल हैं, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ रखते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं कि यदि तुमने उसको नहीं फुलफिल किया तो सामने वाला केस फाइल कर सकता है तुम्हारे पे, ऐसे वाले एग्रीमेंट्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे, करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अगर पूछा जाए तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, मैं बता देती हूँ आंसर में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले आंसर में क्या करोगे, डिफाइन कर देना अग्रीमेंट को, ठीक है, डिफाइन कर देना कॉन्ट्रैक्ट को, राइट, एंड देन आप क्या करोगे, दोनों के बीच के डिफरेंसेस जो हैं वो कोट कर दोगे। दैट्स इट, ये आपका आंसर डन है। ओके, लिखो फटाफट, इसको नोट डाउन करो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मतलब स्पेशली ये जो कमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये तुमसे पूछे जाएंगे। अब तुम्हें इसमें समझ ही नहीं आएगा भाई क्या कमेंट पास करना है हमें इसके ऊपर, है ना। तो भाई ऐसे कमेंट पास नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से डिटेल में आंसर्स लिखने हैं, समझाना है हमें इसमें डिटेल में। डन है, ये नोटिंग हो गई, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक इसमें कवर करेंगे, दैट इज व्हाट, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। न्यू हेडिंग है ये, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक आप कॉन्ट्रैक्ट बोलो और एक आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, दोनों में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो पॉइंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने ही चाहिए। अगर वो पॉइंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब कुछ इसेंशियल्स हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, राइट। तो एक तो सेक्शन 10 के हिसाब से कुछ इसेंशियल्स हम लोग पढ़ेंगे, और लेकिन उसके अलावा भी अदर इसेंशियल्स हैं जो कि हमें कवर करने होते हैं यहाँ पे, सारे दोनों मिला करके हम पढ़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फाइन, तो इसमें लिखो, एक काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक मैं इसका आपको समरी चार्ट बनवा रही हूँ। कैसे बनाएंगे आप चार्ट को, पेज को हाफ में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे इसेंशियल्स अंडर सेक्शन, ये अंडर सेक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, अंडर सेक्शन 10,
और एक हम इस तरफ लिख रहे हैं अदर इसेंशियल्स, लेकिन ये सेक्शन 10 में गिवन नहीं है, ये ध्यान रखना। दीज आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10, ये सेक्शन 10 के इसेंशियल्स नहीं है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इसेंशियल्स अंडर सेक्शन 10। सबसे पहले इसमें आता है अग्रीमेंट, या फिर आप इसको वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लिखो, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में लिख लो इसके अग्रीमेंट। पहले एक बार नोटिंग कर लो जैसे जैसे मैं भी कर रही हूँ, फिर साथ में हम लोग इसको लास्ट में पूरा समझते हैं ये क्या होता है। सेकंड, फ्री कंसेंट। थर्ड, competency of parties। Fourth, lawful consideration। Fifth, legal object। and last, not declared as void। not declared as void। ये आपके सारे एसेंशियल्स हैं जो अंडर सेक्शन 10 दे रखे हैं। ऑन द अदर हैंड अदर एसेंशियल्स में देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले 2 पार्टीज होनी चाहिए एटलीस्ट। सेकंड, intention to create legal relations। Third, intentions to create legal relations। थर्ड है legal formalities। फोर्थ आएगा सर्टेनिटी। फिफ्थ आएगा इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। करेक्ट, ये सारे नोटिंग करिए आप, फटाफट से नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पे।
डन, नोटिंग हो गई। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं हम लोग ये जो सेक्शन 10 के एसेंशियल्स हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, सेक्शन 10 के हिसाब से हमारे एसेंशियल्स क्या है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। अब ये वैलिड कैसे होगी, ये इसके रूल्स हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। अभी आगे हम लोग एक एक एसेंशियल को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कईयों के ऊपर तो हमारे पास पूरा पूरा चैप्टर भी है ना। तो अभी हम सिर्फ इनका ओवरव्यू ले रहे हैं, जब ये डिटेल में आगे आएंगे तब हम इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो ये वैलिड है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, तुम्हें रूल्स के हिसाब से पता लगेगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, मतलब ऐसी कंसेंट जिसको देने के पीछे मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, ये मतलब है क्या फ्री कंसेंट का? नहीं, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है, याद करो हमने ऑफर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑफरर जब अपना ऑफर यानी जब वो अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो उसमें क्या कर रहा था, वो बता रहा था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और पर्पस उसको लेने के पीछे क्या था कि हम असेंट ले रहे हैं उसकी, है ना, सामने वाले से हमें क्या लेना है, असेंट लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऑफर थोप रही हूँ उसके ऊपर, या मैं चाहती हूँ कि वो अपनी इच्छा से हाँ या ना में जवाब दे, अपनी इच्छा से दे ना भाई, अपनी फ्री कंसेंट होनी चाहिए ना उसकी। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि वो जो कंसेंट देगा ना, उस कंसेंट के अंदर 5 चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले कोएर्जन, यानी डरा धमका करके हमें उससे हाँ नहीं बुलवानी है ना, डरा धमका करके हाँ नहीं बुलवाना है। कोएर्जन का मतलब होता है डराना धमकाना, वो नहीं करना हमें यहाँ पे। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी बिना मतलब उसके ऊपर हमें इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं करना है। मे बी बिकॉज हम उससे बड़े हैं या हम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, डोमिनेंट पोजीशन में है, तो ऐसा नहीं है कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मिसयूज़ करें और ज़बरदस्ती उससे क्या करवाएं, हाँ बुलवाएं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अगर मिस्टेक से, सपोज करो उससे गलती से अगर हाँ बोल दिया, तो उसको भी यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। चौथा, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी भी फैक्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, आपने उसको सही मैनर में प्रेजेंट नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। ओके, तो अगर सपोज करो कोई प्रॉपर्टी है, वो मैं अगर किसी को सेल कर रही हूँ और उस प्रॉपर्टी पे पहले से लोन चल रहा है और मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, तो अब क्या होगा, मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें सेल कर दूंगी, अब वो लोन भी एक तरीके से तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो गया ना। नाउ यू विल हैव टू पे दैट लोन, बैंक वाले तुमसे मांगने आएंगे क्योंकि तुम करंट ओनर हो उसके, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने तुम्हें क्या किया, बातें नहीं बताई, छुपाई है या गलत बताया है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। लास्ट, फ्रॉड। ठीक है, अगर आपने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया, तो फ्रॉड कमिट करके अगर आप सामने वाले से कंसेंट रिसीव कर रहे हो तो वो कंसेंट नहीं है, अंडरस्टैंड। इन सब चीज़ों में हम क्या बोल रहे हैं कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी, ऑल दीज एलिमेंट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट, ये नहीं होने चाहिए ना, तब हमारी कंसेंट क्या कहलाएगी, फ्री कंसेंट कहलाएगी, और तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, अंडरस्टैंड ये एकदम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट एसेंशियल हमारे पास क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। देखो हर एक पार्टी तो एलिजिबल नहीं होती ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने, ऐसे तुम छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लोगे क्या, नहीं। कोई ऐसा इंसान जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लोगे? कोई ऐसा पर्सन जो ड्रंक है, पी रखी है, खतरनाक नशा चढ़ा हुआ है, क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? आंसर इज नो। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें सिर्फ उन पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है जो पार्टीज पूरे होशवास में होनी चाहिए और केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि उसको समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ऐसी पार्टीज जो हैं केपेबल मानी जाएंगी। तो मेनली हम इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज को केपेबल मानते हैं? पहला, मेजर होना चाहिए, उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा, उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो,
नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर लॉ ने मना कर दिया ना कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं करना है फिर कॉन्ट्रैक्ट एंटर। ओके, इन तीन पार्टीज को हम क्या मानते हैं? केपेबल पार्टीज मानते हैं। चलो, कंसिडरेशन आपका क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या मैं ऐसे बोलूंगी कि यार तुम है ना मुझे ड्रग सप्लाई कर देना, उसके बदले मेरे से 10 लाख रुपए ले लेना? तो यहाँ पे ऑल्दो मैं तुम्हें जो पेमेंट कर रही हूँ वो पेमेंट तो लीगल करेंसी में है, वो एकदम वैलिड है, लेकिन तुम जो मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो वो लॉफुल है क्या? नहीं, वो लॉफुल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी काम सामने वाले से करा रहे हैं, कर रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए? लीगल होने चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। एंड उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है। वॉइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुम एंटर कर लोगे ना तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं निकलेगा। वैसे हम वॉइड को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, हमारे पास टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स आएगा, उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप ये समझो, ये सारे एसेंशियल्स जो हमें गिवन है, जो अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए, ये किस चीज़ के एसेंशियल्स हैं? सेक्शन 10 के एसेंशियल्स हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। करेक्ट? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? सारी डेफिनेशंस कवर कर दी हैं। फाइन, सारे डेफिनेशंस हम लोगों ने कवर कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि सोशल अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते हैं। एंड हमने डिफरेंस लिख लिया अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, और एक ये एसेंशियल्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। जो ये वाले एसेंशियल्स हैं इसको हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क अस। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।